नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक और आईक्यू में। और हम लोग पढ़ रहे हैं BHIC 101। ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज जो पहला चैप्टर है वो देखेंगे, ज्योग्राफिकल रीजन्स एंड सोर्सेज। और इसमें हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, दो तीन टॉपिक। जैसे ज्योग्राफिकल रीजन्स डिस्कस करेंगे हम, अनइवन पैटर्न ऑफ द इमर्जेंस ऑफ हिस्टोरिकल रीजन्स और नेचर ऑफ रीजन्स। फिर हम ये जो टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, ये बहुत बड़ा है और बहुत डीप है, तो हम इसको सेकंड चैप्टर में करेंगे। एक ही चैप्टर में सारा हौच पौच करना, तेजी तेजी से करना कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से पढ़िए और अच्छे से सीखिए ताकि आप आराम से आगे अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक। अगर आप एग्ज़ाम टाइम भी देख रहे हैं इसको तो ये चैप्टर मोर देन इनफ होगा जो आप वीडियो देखेंगे, और आपको किताब पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के बाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम आपके सारे वीडियोस को हिस्ट्री के धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखो, हिस्ट्री जो है ना, अचानक आप सोचोगे यार हिस्ट्री में ज्योग्राफी कहाँ मिक्स हो गई, कहाँ ज्योग्राफिकल पढ़ने आ रहे हैं हम, वैसे ज्योग्राफी से पीछा बड़े मुश्किल से छुड़ाया था कई लोग, या फिर कई लोगों को ज्योग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट होगा। देखो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ज्योग्राफी का बड़ा इफेक्ट होता है हिस्ट्री पे। कैसे बताता हूँ मैं। आप देखो, आपने कहीं ना कहीं सुना है कि पहले कोल्ड एज भी थी, है ना। तो ठंड जब बहुत ज़्यादा थी तो लोग वहाँ से माइग्रेट किए, दूसरी जगह जाके रहने लग गए, है ना, क्योंकि उतनी ठंड में रहा नहीं जा सकता था। तो अब वो दूसरी जगह जाके रहे हैं तो वो वहाँ जाके हिस्ट्री बना रहे हैं, है ना। आप भी जो आज हमारी लाइफ है ये भी एक तरीके से हिस्ट्री बन जाएगी कुछ दिनों बाद, है ना। जो आज हो रहा है वो पास्ट बनता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो ह्यूमन की जो लाइफ है ना, उस पर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ये तो आप मानते ही होंगे, है ना। आप किस तरीके से बिहेव करते हो उस पर इन्वायरमेंट का बहुत लेना देना है। जैसे कि बारिश हो रही हो तो आप चीज़ों को अवॉइड करोगे जाना, है ना। या फिर हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ जाने वाले थे कहीं घूमने के लिए, बट मौसम खराब हो गया, आप नहीं जा पाए, है ना। तो वो हिस्टोरिकल मोमेंट आप नहीं बना पाए जो बन सकता था, है कि नहीं। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, कि इस तरीके से हिस्ट्री और इन्वायरमेंट और खास करके ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अभी मैंने इन्वायरमेंट का एग्जांपल दिया आपको, ज्योग्राफी का बात करते हैं। अब देखो, जो कोल्ड प्लेसेस में लोग रहते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। जो गर्म जगह रहते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग तरीके की होती है। तो फिर वो उसी तरीके से काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया और चाइना का, है ना। चाइना कंपैरेटिवली हमसे ठंडा है, हर जगह नहीं, मतलब फिर भी कंपैरेटिवली हमसे ठंडा देश है। तो वहाँ जो वो चीज़ खाते पीते हैं, है ना, और जिस तरीके से वो रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है क्योंकि वो अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से ढले हुए हैं। और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है क्योंकि हम गर्म जगह में रहते हैं, तो हम अपने हिसाब से ढले हैं धीरे धीरे। तो हमारी हैबिट्स वैसी बनी है, हैबिट बनेगी तो हैबिट के कारण हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, और जिस तरीके से बिहेव करते हैं वैसे धीरे धीरे हिस्ट्री बनती है। ठीक। तो अब आपको समझ आया हो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कोरिलेशन क्या है। अगर इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बात करें हम, आपको ज्योग्राफी का इसलिए भी आइडिया दिया जा रहा है क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट एरिया का, है ना, ईस्टर्न एरिया का, कावेरी डेल्टा बेसिन का। तो ये एरियाज कहाँ है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपको पहले भी पता है लेकिन ब्रशअप किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको और भी डिफाइंड रहे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जैसे कावेरी बेसिन में पल्लव थे, चोल्स थे, तो आपको एकदम दिमाग में फोटो आ जानी चाहिए, हाँ कहाँ की बात हो रही है ना। या ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन, द्वाब का रीजन कौन सा होता है, तो ये आपके दिमाग में बना हुआ होना चाहिए ज्योग्राफी। या इंडस वैली रीजन कहाँ पे है, तो ये सारे के सारे रीजन आपको एकदम दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, तब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी हिस्ट्री पढ़ने में। ठीक। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है, एक बार फिर से ब्रशअप किया जा रहा है, क्योंकि आप BA हिस्ट्री लिया आपने, BA हिस्ट्री का फर्स्ट ही अभी चैप्टर है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको पहले ही चैप्टर में थोड़ा सा ब्रशअप कराया जा रहा है ताकि जो हम आगे चल के जोग्राफिकल लोकेशंस की बात करेंगे वो आपको क्लियर रहे। ठीक। चलिए,
इंडिया की अगर जोग्राफिकली डिवाइड करने की बात करें तो इसको सबसे पहले मेजरली हिमालयन अपलैंड में डिवाइड करते हैं। 3 रीजन में डिवाइड किया है, हिमालयन अपलैंड, इंडो गैंगेटिक प्लेन और पेनिनसुलर इंडिया, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। हिमालय रीजन, हिमाचल वगैरह जो है, इंडो गैंगेटिक प्लेन जहाँ गंगा बहती है ना, पूरा एरिया, यूपी हुआ आपका, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, है ना, एक। और पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया हो गया आपका। तो ये जो हिमालयस है ना, ये यंगेस्ट माउंटेन है पूरी अर्थ का, ठीक। और बरसात के कारण, और वहाँ पे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा है ना, तो वो माउंटेन को धीरे धीरे काटते हैं और वो इरोड होके नदी के साथ धीरे धीरे आके सेटल होती है कहाँ पे, हिमालय के तलहटी में, है ना, फुटहिल्स में, जो कि आपका एरिया कौन सा बनता है, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये वाला एरिया जो है पूरा आपका, ठीक। तो जहाँ पे खूब एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, खूब एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन मेजर नदियां हैं हिमालय के फुटहिल को जो एल्यूवियल सॉइल से भरती हैं, वो कौन कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस अब किस साइड है, जो हमारा पंजाब का एरिया, पाकिस्तान का एरिया है, उस साइड इंडस नदी बहती है। गंगा तो आप जानते ही हो। अब ब्रह्मपुत्र किधर है, जो असम वैली से होके आती है, ठीक है, ऊपर से अरुणाचल से असम होते हुए फिर वो बंगाल में घुसती है, फिर बाद में बांग्लादेश हो जाती है, ठीक है। और ये सारी तीनों नदी क्या है, पेरेलियन नदी है। पेरेनियल नदी है मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है। अब सोचो, ये नदियां क्योंकि इतनी फर्टाइल सॉइल लेके आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लोग रहेंगे, खेती करेंगे, है ना। तो वही तब भी हुआ कि बहुत तेजी से ये एरिया डेवलप हुआ, है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन आई वो आपके यहीं पे आई। आप देख लो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी कितनी नामी, गंगा का एरिया कितना माना हुआ रहा, आप देखो मौर्य सिविलाइजेशन वगैरह, है ना। और महाजनपद पीरियड वगैरह आपने पढ़ा है जैसे 11th 12th में, तो आप जानते हो ये एरियाज कहाँ हैं, यही थे, इंडो गैंगेटिक प्लेन के थे एरिया, है ना। अब देखो इसके साथ साथ कौन सा अपना एरिया आ जाता है, सेंट्रल इंडिया का एरिया है। सेंट्रल इंडिया का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट वेस्ट में गुजरात से लेकर वेस्टर्न उड़ीसा तक को माना जाता है, ठीक है। ये टोटल 1600 किलोमीटर का रेंज है। और इसको ये सेपरेटेड कैसे है, इंडस प्लेन से, अरावली हिल से, ठीक। फिर इंटरमीडिएट जोन आता है एक बीच में इनके, जहाँ कौन कौन से हैं, सतपुड़ा रेंज है, विंध्या रेंज है, छोटनागपुर प्लेटू है ना, ये सब एरिया भी है बीच के सेंट्रल इंडिया में। फिर साउदर्न एच के सेंट्रल इंडिया पे कौन आता है, पेनिनसुलर आता है इंडिया। यहाँ कौन सी नदी बहती है, मेजर नदियाँ पेनिनसुलर इंडिया में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये लोग भी वहाँ पे खूब एलुवियल डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पहाड़ों से आ रहे हैं ना, ये सतपुड़ा वगैरह के जो रेंजेस है, विंध्यान वगैरह रेंजेस, यहाँ से निकलती हैं ये लोग, तो ये भी खूब डिपॉजिट करती हैं यहाँ पे। अब जहाँ पे भी आपका होगा एल्यूवियल सॉइल्स वगैरह, आप सोचो कि मतलब वहाँ पे तो सिविलाइजेशन आएगी ही आएगी। तो ये भी एक तरीके से न्यूक्लियर एरियाज थे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पीरियड्स के लिए, ठीक। फिर दो नदियाँ और बड़ी फेमस हैं जो कि वेस्ट की तरफ जाती है, अरब सागर की तरफ जाती हैं, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, वो भी सेंट्रल इंडिया को ही कवर करती हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप देखते हो कि कितना नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ में भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, और जो बहुत सारे फर्टाइल एरिया हैं वहाँ भी। तो फर्टाइल एरिया रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी सिविलाइजेशन में शुरुआत कहाँ से हुई थी, एग्रीकल्चर से हुई थी, तो लोग आके वहाँ बसेंगे, है ना। और लोग बसेंगे तो धीरे धीरे फिर सिटीज भी बनेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, सब कुछ होगा, है ना, डेवलपमेंट होगी वहाँ, वही हुआ। अब जो ये डेक्कन का एरिया है ना, यहाँ पे सॉइल कैसी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, महाराष्ट्र में, है ना। और ये किस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है सॉइल, कॉटन, मिलेट, पीनट, ऑयल सीड्स वगैरह के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर चालकोलिथिक कल्चर का हमें यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक। अब हम और स्पेसिफिक अगर जोग्राफिकल यूनिट्स की बात करें, ठीक है,
तो हिमालय और वेस्टर्न फ्रंटियर। तो हिमालय को फिर बांटा जा सकता है ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल में। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस में कौन सी आती है? जो असम का एरिया है, नॉर्थ ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है ना, जो चाइना, साउथ चाइना से लेके असम तक आता है, उसको कहते हैं ईस्टर्न हिमालयस। तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा मतलब रफ एरिया है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है यहाँ पे। और इस चलते जो साउथ चाइना का था इनफ्लो इस एरिया में, वो नहीं हो पाया। ठीक है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ से लोग आ ही नहीं पाते थे। फिर सेंट्रल हिमालयन रीजन, जो भूटान से लेकर चित्राल तक माना जाता है, अब यहाँ से खूब ट्रेड होता था। ठीक है, तिब्बत, इंडिया तिब्बत के बीच में। ठीक है, फिर वेस्ट की तरफ जाएं हम तो हिंदू कुश रेंज आती है, जो अफगानिस्तान में भी जाती है, और इंडिया के जो गंधार रीजन था है ना, पाकिस्तान में जो अब है, वो वहां तक आता था। तो आप देखोगे पाकिस्तान से ना वेस्टर्न जो रीजन है हमारा, नॉर्थ वेस्ट का रीजन, उस एरिया में बहुत डेवलपमेंट हुई थी, और उसी एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह भी थी, है ना। और की अफगानिस्तान जो आज का है, उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा लिंकअप था, है ना। उसका अफगान ईरान के साथ भी था और इंडिया के साथ भी हमेशा से रिलेशन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे खैबर पास है ना। नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काबुल रिवर है जो इंडस प्लेन से कनेक्ट करती थी। एक वहाँ पे एरिया है शोरतुगाई पाकिस्तान में, और सॉरी अफगानिस्तान में, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग आउटपोस्ट होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। ठीक, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं अफगानिस्तान के, जैसे काबुल, कंधार, वो लोग सिचुएटेड थे इंडिया से ईरान तक जो ट्रेड रूट था, तो यहाँ पे रुकते थे। ये एक सेंटर थे काबुल कंधार, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं वहाँ पे, जैसे गोमल, बोलन, खैबर पासेस। इन्हीं पासेस के थ्रू हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए, ट्रेडर्स भी आए, है ना, और बहुत कुछ इन्फ्लुएंस छोड़ के गए। जैसे ग्रीक्स भी इन्हीं रास्तों से आए थे, शाह, कुशान, हुन्स, सब इसी रास्ते से आए थे। और इसी रास्ते से बुद्धिज्म भी बाहर गया हमारे देश से, है ना, अफगानिस्तान पहुंचा, सेंट्रल एशिया पहुंचा। ठीक, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे रीजंस। अब इंडस प्लेन की बात करें तो इंडस का जो एरिया है वो किस साइड है? मेनली अब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो, प्लस आपका सिंध का एरिया, वो भी पाकिस्तान में ही है ना। वो वाला एरिया इंडस प्लेन कहलाता है। पाकिस्तान का एरिया मेनली इंडस प्लेन कहलाता है। और पंजाब मतलब क्या, 5 नदियों का बना हुआ है ना, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन कौन सी 5 रिवर्स? रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलज। और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था, और इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले सिविलाइजेशन डेवलप होती है। हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। गंगेटिक प्लेन भी इसी तरीके से 3 हिस्सों में बटा हुआ है, अपर, मिडिल, लोअर। अपर गंगेटिक प्लेन कौन सा है? वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी को कहते हैं। ये दोआब का रीजन भी कहलाता है ना। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए, बहुत सारा कल्चरल सिंथेसिस भी हुआ। कल्चरल सिंथेसिस मतलब बहुत सारे कल्चर आके मिले एक दूसरे में, और फिर एक को नया कल्चर बन गया, इसको कहते हैं सिंथेसिस होना। ठीक, और ये वाला एरिया को कहा जाता है हड़प्पन कल्चर का एक्सटेंशन भी माना जाता है, कि हड़प्पा कल्चर पहले वहां था, फिर वो इस साइड आ जाता है धीरे धीरे। और यही एरिया में हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भी देखने को मिलता है, और लेटर वैदिक पीरियड की भी एक्टिविटीज हमें बहुत कुछ देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर दूसरा एरिया आता है गंगा यमुना का जो पॉइंट है, मिलता है जहाँ पे गंगा यमुना, प्रयागराज में, है ना। फिर मिडल गंगा का जो एरिया है, जो कि ईस्टर्न यूपी और बिहार है, यहाँ पे हमने देखा महाजनपद थे बहुत बड़े बड़े, कौशल, काशी, मगध, है ना। और यहाँ पे सेंट्रल था ये सिटी लाइफ का, मनी का, इकोनॉमिक, ट्रेड का। 6th सेंचुरी बीसी में बहुत डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पे। इवन मौर्यन काल, मौर्यन एम्पायर यहीं पे चला, बाद में गुप्त पीरियड भी यहीं पे चला, है ना। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इतनी फर्टाइल लैंड है यहाँ की कि यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर सरप्लस होता था। एग्रीकल्चर सरप्लस होने का कारण था कि यहाँ पे वो अपने आप इकोनॉमी वहाँ की डेवलप्ड थी उस जमाने में। मैक्सिमम यहाँ पे सरप्लस था। सरप्लस दूसरे एरिया में भी था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, ओवर था। ठीक,
तो अपर मिडिल गंगा प्लेन जो है वो डिफरेंट है हिमालयन से, है ना, आपने देखा। फिर लोअर गंगा प्लेन आता है, वो किस साइड में है आपका, बंगाल की तरफ में, है ना। अब बंगाल में भी कहाँ से आती है एलुवियल सॉइल, पूरी गंगा बहा के ले जाती है, प्लस ब्रह्मपुत्रा भी लेके आती है नॉर्थ ईस्ट से। तो बंगाल भी बहुत ही वाइड, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है बंगाल की भी। और इसी वजह से आप देखो, आप मॉडर्न हिस्ट्री जानते हो कि अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया, और बंगाल इतना ज्यादा डेवलप्ड था कि अंग्रेज कितना फिर बाद में प्रॉस्पेरस होते हैं, आपने देखा है ना। अंग्रेजों ने बहुत कमाया बंगाल से। ठीक। अब अगर आप देखो ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में, अगर आप कोरिलेशन देखो हिस्टोरिकली, तो आप क्या देखते हो, वेस्टर्न इंडिया में तो था आपका कौन सा कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, है ना। और सेंट्रल इंडिया में थी आपकी कहीं ना कहीं चालकोलिथिक कल्चर चल रहा था, ठीक है। और ईस्टर्न इंडिया में क्या था, नियोलॉथिक कल्चर था, है ना। तो ये तीनों कहीं ना कहीं आप देख रहे हो एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग कल्चर्स दिखते हैं हमें, और इसके सबूत मिले हैं, मैं हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, आर्कियोलॉजिकली इनके सबूत मिले हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया जो आज का है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, है ना, थोड़ा बहुत बिहार का, सदर्न बिहार का है, वेस्टर्न यू उड़ीसा का एरिया है, ये सब आपके कहलाते हैं सेंट्रल एरिया एरिया में। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलती है हमें, है ना। और ये ट्राइब्स आज से नहीं है, मतलब बहुत अर्ली टाइम से है, गुप्त पीरियड वगैरह से ही है। फिर वेस्ट में हम देखते हैं गुजरात का एरिया। गुजरात का एरिया ना 3 डिवीजन में बांटा गया हुआ है, ठीक। नॉर्थ को गुजरात को कहते हैं अनर्ता, साउथ गुजरात को कहते हैं लता, फिर सौराष्ट्र का एरिया है, सेंट्रल गुजरात को कहा जाता है काठियावाड़, ठीक। रन ऑफ कच्छ है गुजरात में। रन ऑफ कच्छ मानसून के टाइम में बिल्कुल स्वैम्प बन जाता है, स्वैम्प मतलब एकदम दलदल बन जाता है, ठीक। हालांकि ये देखने में भी लगता है कि हाँ भाई फिर तो ये आइसोलेशन का एरिया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जानते हैं हड़प्पन कल्चर से लेकर के आज तक ये हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है, और पिछले 4 सालों, 4000 सालों से लगभग ट्रेड का सेंटर बना रहा है, ठीक। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन सा है मेजर रीजन्स आपके, महाराष्ट्र, 4 रीजन्स में बांटा गया पेनिनसुलर इंडिया को, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। नियोलॉथिक सेटलर्स जो थे वो मेनली कहाँ हमें मिलते हैं, साउथ वेस्ट आंध्रा में, ठीक। और नॉर्दर्न डेक्कन में चालकोलिथिक कम्युनिटीज के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। फिर एक्सट्रीम साउथ की बात करें, एक्सट्रीम साउथ में क्या है, एक्सट्रीम साउथ में आपको कावेरी बेसिन है ना, जहाँ हम देखते हैं पल्लव चोला का खूब राज चला। अब क्योंकि कावेरी भी बड़ी नदी है, खूब वो भी करती है, एल्यूवल लाती है, लेकिन फिर भी ये पेरेनियल नहीं है ना, पूरे साल नहीं बहती, सीजनल है। तो इस वजह से साउथ इंडिया में ना टैंक इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और हमेशा से वहाँ पे टैंक इरिगेशन पे ही लोग डिपेंडेंट है, और ये हमें संगम लिटरेचर में भी लिखा हुआ पाया गया है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं केरला का एरिया, है ना, साउथ में, जिसको मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लोग राइस और दूसरे क्रॉप्स खूब उगाते हैं, साथ ही पेपर और स्पाइसेस के लिए तो ये जगह मानी भी है, ठीक। और ये लोग इवन ट्रेड भी करते आए हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम से वेस्ट के साथ, रोमन्स वगैरह के साथ इनका ट्रेडिंग चलता था, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी आया विदेशियों का, पहले क्रिश्चियंस आए, बाद में मुस्लिम्स आए, तो यहाँ पे इसी चलते दोनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत देखने को आपको मिलता है आज भी, ठीक। अनइवन पैटर्न ऑफ द इमर्जेंस ऑफ हिस्टोरिकल रीजन्स, हम देखते हैं कि अलग अलग इंडिया में ना, आप देखोगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं आर्कोलॉजिकली। एक टाइम पे कहीं पे मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था, दूसरी जगह पे नियोलिथिक पीरियड चल रहा था, तीसरी जगह पे चालकोलिथिक पीरियड चल रहा था, और सब एट सेम टाइम पे चल रहा था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि नियोलिथिक पीरियड और आयरन सिविलाइजेशन पैरेलली चल रहा है, ठीक। इंडिया में मतलब बहुत डाइवर्सिटी है, आज से ही नहीं हमेशा से ही रही है इंडिया में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपकी किताब में दिया हुआ है
कि 3rd मिलेनियम बीसी में अब गुजरात की तरफ मेसोलिथिक कल्चर था, ठीक है। एट द सेम टाइम नियोलिथिक कल्चर हमें मिलता है डेक्कन में, ठीक है। और एडवांस हड़प्पन सिविलाइजेशन उस समय कहाँ चल रही थी? नॉर्थ वेस्ट में। मतलब तीनों एक साथ पैरेलली, ठीक। और क्या था? तो इस तरीके से आप बहुत जगह पे अलग अलग हमें एग्जांपल्स मिले जहाँ पे पैरेलली जो है अलग अलग सिविलाइजेशंस अलग अलग टाइम में थी, सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इस चलते सब कॉन्टिनेंट में जो सिविलाइजेशन है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है यहाँ पे, कल्चर यहाँ का, ठीक। और हम कह सकते हैं अनइवनली बैलेंस्ड भी है, जो आपकी बात कर रहे हैं ना, अनइवन पैटर्न हमें दिखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरा एक ही साथ हर जगह न्यूलॉथिक था तो हर जगह न्यूलॉथिक, आयरन आया तो हर जगह आयरन, ऐसा नहीं है, ठीक। बहुत डिफरेंस मिलता है। इवन जब हड़प्पा मॉडर्न एज भी चल रही थी, तब भी आप देखोगे कि नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन तो बहुत डेवलप करता है ना, लेकिन उसी के फ्रिंजेस पे, आउटर एरियाज में, सेंट्रल इंडिया वगैरह, वो वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, वहां तब भी ट्राइबल एरिया था। तो ये बड़ा कंट्रास्टिंग है। फिर साउथ और आते हैं उस जमाने में, तो डेवलपमेंट था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था जितना नॉर्थ में था, ठीक है। देखो आज तक के जितने एविडेंसेस मिले उनसे तो यही पता चलता है। अगर फ्यूचर में चल के कुछ एविडेंस मिले अलग, तो अलग बात है, ठीक। और आप जानते हो हिस्ट्री एक डायनामिक बिल्कुल सब्जेक्ट है। यहाँ जब भी कुछ नया मिलता है फिर पूरी हिस्ट्री चेंज होती है, नया कंसेप्ट आता है ना। नेचर ऑफ द रीजंस, अब नेचर किस तरीके से आप देखते हो रीजंस का? कुछ रीजंस जो है आप बोलोगे पेरेनियल न्यूक्लियर रीजंस, कुछ रिलेटिव आइसोलेशन और कुछ आइसोलेशन के रीजन। किस तरीके से? पेरेनियल न्यूक्लियर रीजंस कौन कौन से हैं? जहाँ हमेशा सिविलाइजेशन चलती रही, पावर का गेम हमेशा चलता रहा, ये कौन से एरिया थे? इंडो गैलेक्टिक प्लेन, है ना। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है ना, वो पेरेनियल न्यूक्लियर रीजन्स थे। फॉर एग्जाम्पल गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहाँ पे हमेशा से ह्यूमन सेटलमेंट अट्रैक्ट होता रहा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत था, है ना। और ट्रेड कम्युनिकेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि सरप्लस था तो सब वहाँ पे लोग, ट्रेड भी होता था बहुत ज़्यादा। और कम्युनिकेशन, क्योंकि नदी थ्रू कम्युनिकेशन होता था पहले, बेहतरीन कम्युनिकेशन का एरिया था इन बड़ी बड़ी नदियाँ। फिर हमें दूसरे एरियाज मिलते हैं आपके रिलेटिव आइसोलेशन के, है ना। रिलेटिव आइसोलेशन के एरिया कौन कौन से थे? सेंट्रल इंडिया के जो एरियाज हैं, जैसे भील्स, बस्तर, राजमहल हिल्स। यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूक्लियर रीजन से ये दूर थे, है ना। और यहाँ पे जब वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रीजन्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, तो यहाँ पे थोड़ी कंपैरेटिवली वो पहुँच नहीं पाती है चीज़ें, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे तब भी ट्राइबल एरिया का ही चल रहा था। जब आप देखो वहाँ पे मॉडर्न काल में कितना कुछ चल रहा था, करेंसी वगैरह चल रही थी, है ना। और यहाँ फिर भी ट्राइबल एरिया चल रहा था, तो ये कंपैरेटिवली रिलेटिवली आइसोलेशन में थे लोग, ठीक। अब देखो, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, कैन ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट बी टेकन एज सम काइंड ऑफ प्राइम मूवर्स? ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे, ठीक है। देखो कोई भी नेचुरल एरिया जो है वो क्या है, जब तक वहां आदमी जाकर के डेवलपमेंट नहीं करेगा तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, किसी एरिया में, मध्य प्रदेश के किसी एरिया में कोयले की खदान है, मान लो बहुत कोयला है, आज भी बहुत कोयला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अंडरग्राउंड, लेकिन वहां अभी तक खुदाई चालू हुई नहीं है। तो वो वैसे ही पॉसिबिलिटीज वहां पे दबी पड़ी है ना। जब लोग वहां जाएंगे, गवर्नमेंट अलाउ करेगी, माइनिंग चालू होगा, माइनिंग चालू होगी तो कोयला वहां से निकलना चालू होगा, बहुत सारे लोग जाके वहां रहना चालू करेंगे, लोग रहना चालू करेंगे, धीरे धीरे सिटी बनेगी वहाँ, है ना। तो वो एरिया डेवलप होगा और भी ज्यादा। हो सकता है बाद में माइनिंग वहाँ खत्म हो जाए, लेकिन वो सिटी तो वैसे वैसे चलती रहेगी, वहाँ दूसरी पैरेलल एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी। तो इसलिए ह्यूमन और एनवायरनमेंट एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ह्यूमन, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तीनों एक दूसरे से बहुत
जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक तरीके से, है ना। इसी तरीके से अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ठीक है, आपकी किताब में, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर आप देखो तो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो कितना डेवलप्ड माना जाता है ना अपने टाइम पे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इन लोगों ने, ये कहीं ना कहीं था तो न्यूलिथिक पीरियड का, और साथ में आपका इसमें आयरन एज भी दिखता है। तो इन लोगों ने देखो ना क्या किया, इनके एरिया में इनके टाइम पे खूब एक्सटेंसिव यूज हुआ प्लो का, हल का, है ना, हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलता है। ये लोग रेनी सीजन के क्रॉप लगाते थे, राइसेस पल्सेस, साथ में विंटर सीजन के भी क्रॉप्स लेने लगे वेस्ट एशिया से, वीट बार्ले लेंटिल वगैरह। इस तरीके से क्या हुआ, हमेशा एग्रीकल्चर का सरप्लस रहता था इनके यहाँ, एग्रीकल्चर सरप्लस था, यहाँ ट्रेड वगैरह कॉमर्स वगैरह होने लग गया, इवन लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेड होने लग गए, है ना। अब जब लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेड होने लग गए तो भाई रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ गई, रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ी, तो हम देखते हैं कि लिटरेसी सामने निखर के आती है, फर्स्ट एविडेंस दिखाई देता है हमें रिटन लैंग्वेज का, ठीक। बट यहाँ पे धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन वीक होने लग जाती है और धीरे धीरे डिके हो जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण दिए गए हैं, पर किसी को भी 100% से नहीं कहा जा सकता हाँ यही है। कोई कहता है कि सरस्वती नदी जो थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी यहाँ की, वो ड्राई अप हो गई। कोई कहता है इंडस ने फ्लड कर दिया यहाँ। कोई कहता है कि क्लाइमेटिक चेंज थी, जो जैसे कि पैलियोबॉटनी से हमें पता चल रहा है। कोई कहता है सॉइल, जो एग्रीकल्चर सॉइल थी वो सैलिनेशन में, उसमें सॉल्ट हो गया बहुत ज्यादा। या फिर कई कहते हैं कि ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया इन लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का, तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगे, तो सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो इस बारे में अभी तक कोई एक सहमति नहीं है, माना जाता है कि हाँ एक या एक से ज्यादा कॉजेज होंगे, इसी वजह से ये पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ, और लोग जो वहाँ थे कोर रीजन में जो रहते थे हड़प्पा के, वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और दूसरे एरिया में जाकर बस जाते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, होप आपको पूरा क्लियर हुआ हो फ्रेंड्स। अब हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे आपका सोर्सेज ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, तो इसको हम आराम से अगले में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।